पिछले 2 दिनों से अपना कमरा बंद किए पड़ी रोली अचानक दरवाज़ा खोल बाहर आ गई। पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं मोहिता भाभी का साथ दूंगी। अदालत में उनके पक्ष में गवाही दूंगी। रोली की घोषणा से पूरे घर में सन्नाटा खिंच गया। बड़े भैया की मृत्यु पर मातम करने आए रिश्तेदारों पर बिजली सी गिरी थी। अम्मा कपाल पर हाथ मार विलाप कर उठी। पिताजी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। ये बात मुंह से निकालने के पहले तू मर क्यों नहीं गई? सगे भाई के हत्यारन का साथ देगी? इसी दिन के लिए बड़ा किया था तुझे। न्याय और अन्याय की समझ देने के लिए आपकी आभारी हूँ बाबूजी। कुछ देर ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए। उनकी जगह आपकी बेटी होती तब भी आप क्या ऐसा ही सोचते? बेशर्म कहीं की, बाप के सामने ऐसी बातें करते तेरी जीभ नहीं जलती? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, वरना। आवेश में पिताजी हाँफने लगे थे। रिश्ते के चाचा जी ने उन्हें संभाला था। सुमित्रा ताई ने रोली को हाथ से पकड़ जबरन पीछे खींच पिताजी के सामने से हटा दिया था। देखती नहीं माँ बाप का क्या हाल है? जवान बेटे के मौत का सदमा लगा है उन्हें। वो बेटा जिंदा ही कब था ताई? तुम ही तो कहा करती थी कि काश सुरेश हमेशा को सो जाता। रोली की आंखें भर आई थी। वो बात ठीक है रोली, पर माँ बाप के लिए संतान कैसी भी हो ममता तो उमड़ेगी ही। ऐसी बातें करके उनका दिल दुखाने से क्या फायदा बेटी? मोहिता भाभी भी तो किसी की बेटी है ताई। रोली सुबकती हुई बोली। अरे उस अभागन के माँ बाप होते तो क्या इस नरक में उसे झोंकते? तू क्या समझती है मुझे? उस पर तरस नहीं आ रहा, पर इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं। ठीक क्यों नहीं है ताई? पिछले 2 दिनों से भाभी पुलिस कस्टडी में हैं। उनके साथ ना जाने क्या हो रहा होगा और हम सब इस साजिश में शामिल हैं। रोली फपक कर सचमुच रो पड़ी थी। मैं तेरी बात समझती हूँ बिटिया। उस अभागिन के अपने चाचा भी तो उसे हत्यारिन कहकर अपना पीछा छुड़ा गए। ना जाने क्या क्या सहना है उसकी किस्मत में। भगवान दुश्मन को भी ऐसी तकदीर ना दे। ताई ने आंचल से आंसू पोंछ डाले थे। कुर्सी पर निढाल पड़ी रोली की आंखों से आंसू बह रहे थे। अतीत की सारी बातें बार बार याद आ रही थी। सुरेश भैया की शादी के बाद से उनके कामों का दायित्व मोहिता भाभी को सौंप माँ निश्चिंत हो गई थी। पति को नहलाने धुलाने से लेकर कपड़े पहनाना, खाना खिलाना पत्नी का ही कर्तव्य है। ये बात माँ ने उन्हें अच्छी तरह समझा दी थी। माँ उन्हें 2 बार स्वयं सिद्धा पिक्चर दिखा लाई थी। बार बार समझाती, पत्नी के प्यार और त्याग से पति ठीक हो सकता है। अब सुरेश को तुझे ही संभालना है बहू। भोली भाली मोहिता भाभी मुंह नीचा किए निःशब्द माँ की सीख सुनती रहती। माता पिता विहीन मोहिता ने चाचा के घर नौकरानी की तरह काम कर दिन काटे थे। उस पर भी चाची को उसकी 2 रोटियां भारी थी। सबके खा पी चुकने के बाद बचा खुचा उसके सामने फेंक दिया जाता था। माता पिता एक साथ रेल दुर्घटना में उसे अनाथ बना चाचा के सहारे छोड़ चले गए थे। तब वह 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। बस वहीं मेधावी मोहिता की शिक्षा को विराम लग गया था। चाचा के बच्चों को स्कूल जाता देख मोहिता का मन मचल उठता था, पर भगवान ने उसे असीम धैर्य दिया था। अपनी स्थिति उसके सामने स्पष्ट थी। चचेरी बहन की पुस्तकों की झलक पाने के लिए मोहिता को उसकी 1000 मिन्नतें करनी पड़ती थी। अगर चाची की निगाह किताबों में आंख गड़ाए मोहिता पर पड़ती तो उसकी सामत आ जाती। उसी मोहिता के लिए चाचा ने उपयुक्त घर वर खोज मृत भाई के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण कर जग की वाहवाही पाई थी। सब कुछ जानते समझते भी जन्म से मानसिक रूप से विक्षिप्त सुरेश भैया के साथ उन्होंने मोहिता को बांध दिया था। आंखों में कितने सपने संजोए मोहिता इस घर में आई थी। चाचा के प्रति वह कितनी कृतज्ञ थी। उनकी कृपा से उसे इतना अच्छा घर वर मिल सका था। आश्चर्य इसी बात का था कि उस दिन बड़े भैया असामान्य रूप में शांत रहे। उनको शांत देख रोली को लगा था शायद माँ बाबूजी को
जिन शुभ चिंतकों ने उन्हें समझाया था कि शादी के बाद भैया ठीक हो जाएंगे, वे सचमुच अनुभवी थे। भैया की शादी का सबसे ज़्यादा विरोध रोली ने किया था। एमए फाइनल में पढ़ रही रोली न्याय अन्याय का अर्थ अच्छी तरह समझती थी। भैया का अभिशाप पूरे घर पर मंडराता था। सुरेश भैया की जन्मजात विक्षिप्तता का कलंक झेलती माँ अपने आप में सिमट कर रह गई थी। दादी हर समय पिताजी को पट्टी पढ़ाती, उन्हें सुनाती रहती थी, पगले को जन्म दिया है, जरूर इसके खानदान में कोई पगला रहा होगा। तू ही समझ बेटा, हमारे खानदान से ना जाने किस जन्म का बदला लिया है इसके बाप ने। हमें धोखे में रख शादी कर दी अपनी लाडली की। अब इस पाप का बोझा ढोने को हम रह गए हैं। सुरेश भैया के जन्म लेने पर दादी खुशी के मारे माँ की बलैया लेते नहीं थकती थी। भैया को सीने से चिपकाए दादी अपनी किस्मत सराहती थी। बचपन में सुरेश भैया की अजीबोगरीब हरकतें, उनका असामान्य क्रोध सबके मनोरंजन का कारण था। माँ के शब्दकोश में मानसिक विक्षिप्तता जैसा कोई शब्द ही नहीं था। जैसे जैसे भैया बड़े होते गए, उनकी असामान्यता स्पष्ट होती गई। अगर भैया बुद्धिहीन होते तो भी बात सही जा सकती थी, पर उन्हें गुस्से के ऐसे दौरे पड़ते कि घर भर कांप जाता। हाथ में आई कोई भी चीज किसी के सिर दे मारना उनके लिए सामान्य बात थी। एक बात और, जब उन्हें ऐसे दौरे पड़ते तो चुन चुन कर ऐसी अभद्र अश्लील गालियां देते जिन्हें अच्छे घरों में सुनना भी पाप माना जाता। जैसे जैसे वह जवान होते गए, गालियों के साथ उनकी लड़कियों की चाहत भी बढ़ती गई। बेटे की असमर्थता और विक्षिप्तता का जहर माँ जीवन भर पीती रही। ऐसे बेटे के साथ कोख से और बच्चों को जन्म देने वाली माँ की हिम्मत पर रोली को आश्चर्य होता है। अगर वह भी भैया जैसी ही होती तो। उस समय भी इस कल्पना से रोली को कपकपी सी आ गई। 8 बच्चों में से बस भैया और रोली ही जीवित बचे थे। विधाता के इस क्रूर मजाक को माँ कभी नहीं भूल पाती। काश उनका एक भी बेटा जीवित बच जाता जो दादी का सपना पूरा करता। दादी को बड़ी साध थी कि उनकी अर्थी को उनका पोता कंधा दे। उन्हें विश्वास था कि उसके कंधे पर चढ़कर वो सीधे स्वर्ग जाएंगी। पर उनकी मृत्यु के समय भी स्वर्ग जाती दादी को बड़े भैया ने चुन चुन कर कोसा था। पता नहीं दादी उन शब्दों पर सवार होकर कहाँ पहुंची होंगी। बचपन से भैया का चीखना चिल्लाना सुनती सुनती रोली बड़ी हुई थी। मोहल्ले पड़ोस के लोगों के लिए भैया का अनर्गल प्रलाप मनोरंजन का साधन था। जब एकाध दिन घर में शांति रहती तो पड़ोसी बच्चे रोली से कोंच कोंच कर पूछते, क्या बात है रोली, आज तुम्हारे घर में बड़ा सन्नाटा है, क्या सब लोग कहीं बाहर गए हैं? नहीं तो माँ खाना बना रही है और भैया सो रहे हैं। प्रायः दौरों के बाद भैया 2-1 दिन गहरी नींद सोया करती थी। अच्छा, शायद उन्हें डॉक्टर ने सोने की सुई दी होगी। सुई क्यों देंगे, भैया तो अपने आप सोए हैं। भोली रोली उनके अधरों की व्यंग भरी मुस्कान का अर्थ नहीं समझ पाती थी। काश ये हमेशा के लिए सो जाए, इस नन्ही जान को तो मुक्ति मिलती, उसका कलंक इसे भी खा जाएगा। मोहल्ले की सुमित्रा ताई बचपन से रोली को बहुत प्यार करती थी, पर भैया के लिए कही वैसी बातों पर रोली मचल जाती। तुम बहुत खराब हो ताई, भैया सोते रहेंगे तो हम किससे बात करेंगे। कभी कभी भैया पर जब दौरे नहीं पड़ते तो वे रोली के साथ सचमुच ठीक बात करते थे। अरे मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ बेटी, मैं तो तेरे भले की ही सोचती थी। ताई की उस बात का अर्थ अब रोली अच्छी तरह समझती हैं। भैया के कारण पूरे परिवार ने अपने आप को घर की चारदीवारी के अंदर कैद कर लिया था। ऐसे बेटे को लेकर किसी रिश्तेदारी में जाना भी संभव नहीं था। भैया के कारण रोली ने भी कम अपमान नहीं झेला था। साथ की सहेलियां जब भी उससे पराजित होती तो पगले की बहन पगली कहकर उससे अपनी पराजय का पूरा मूल्य चुका लेती। आंखों से आंसू ढुलकाती रोली भी माँ की गोदी में सिर छिपा उन्हें उलाहना दे डालती। तुम बहुत गंदी हो माँ, इतना गंदा भैया क्यों लाई? सबके भाई कितने अच्छे हैं, मेरा भाई गंदा है, वो पागल है।
छी बेटी, भाई को ऐसे नहीं कहा जाता। भगवान से प्रार्थना कर तेरा भाई ठीक हो जाए, फिर वह तुझे खूब प्यार करेगा रोली। माँ की उन बातों पर रोली को कितना विश्वास था। भगवान से उसने कितनी विनती की कि वो उसके भैया को ठीक कर दे, उसके भैया को कोई पागल ना कहे। पर भगवान ने उसकी कहाँ सुनी थी। जैसे जैसे रोली बड़ी होती गई, भाई की विक्षिप्तता उसे विचलित करती गई। बचपन में भाई जब चीखता चिल्लाता, वह कौतुक से उस दृश्य को देखती। कभी कभी पिताजी मोटा डंडा उठा उनकी पिटाई भी कर देते। उस समय उसका बाल हृदय भाई के लिए करुणा से रो उठता। एक बार उसने पिताजी के हाथ में अपने दांत भी गड़ा दिए थे। बदले में पिताजी का करारा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। समझदार होती रोली के सामने स्थिति स्पष्ट होती गई थी। उसका परिवार औरों से अलग क्यों है। असामान्य भाई के लिए उसके मन में करुणा के साथ साथ आक्रोश भी उभरता था। भैया के सामान्य रहने का अर्थ गाली गलौज बंद रहना होता था। किसी के प्रति उनके मन में प्यार या ममता जैसे भाव नहीं थे। युवा होती रोली को भाई एक खतरनाक जीव सा लगने लगा था। वह प्रायः उसके सामने पड़ने से कतराती थी। एक दिन सुमित्रा ताई ने माँ से कहा था, बहू, रोली को सुरेश के पास अकेले मत छोड़ना। तू तो सब समझती है, सुरेश में कोई समझदारी तो है नहीं। उस दिन से माँ भी रोली के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहने लगी थी। स्वयं रोली कितना डर गई थी। एक बात के लिए रोली माँ, पिता और दादी को कभी माफ़ नहीं कर पाई थी। उन्होंने भैया को मेंटल हॉस्पिटल में सबके लाख समझाने के बावजूद भर्ती क्यों नहीं कराया। शहर के डॉक्टर की दवा से उन्हें नींद भले आ जाती, पर उनकी विक्षिप्तता में कोई अंतर नहीं आता। डॉक्टर का कहना था, भैया के मस्तिष्क की बनावट में जन्मजात जो कमी है, उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं। रोली पिताजी से बार बार भैया को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने की विनय करती रही, पर अस्पताल में भेजने के नाम पर ही माँ अन्न जल त्याग रोना शुरू कर देती। स्वयं पिताजी की भी यही दलील थी कि लड़के को पागल खाने में भर्ती कराने से परिवार का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। लोग क्या कहेंगे, सिन्हा जी का बेटा पागल खाने में है, लड़की की शादी मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं पिताजी ये कैसे सोच पाते थे कि भैया के घर में रहने से रोली की शादी आसान हो जाती। व्यंग्य की एक मुस्कान रोली के होठों पर तैर आई थी। घर के असामान्य वातावरण, भैया के चीखते चिल्लाने का आक्रोश रोली के कॉलेज की डिबेटों में उतर आता। विरोधी पक्ष की बात इस तरह काटती कि उनसे कोई जवाब ही न बन पाता। ऊपर से बेहद सामान्य और शांत दिखने वाली रोली के अंतर में द्वंद्व सा चलता रहता। पिताजी जहाँ भी उसकी शादी के लिए जाते, भैया का नाम वहाँ पहले पहुँच जाता। रोली हमेशा सोचती, माँ के उन 6 बच्चों की जगह भैया क्यों न चले गए, काश वो चले जाएं। कभी कभी रोली बेवजह लोगों से उलझ पड़ती, सामान्य कही गई बातों में छिपे अर्थ पढ़ने की कोशिश करती। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे भैया पर आता। स्वयं असामान्य होते हुए भी वह तो सामान्य जीवन जी रहे थे, और सामान्य रोली असामान्य जीवन जीने को विवश थी। अनजाने ही रोली अपने आप में कई कॉम्प्लेक्स डेवलप कर बैठी थी। अगर कभी किसी लड़के ने रोली की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया तो रोली ने उसे झिड़क दिया। दोस्तों में सिर्फ आसना ही उसके निकट आ सकी थी। अपने मन की बात आसना से कहे रोली हल्की हो जाती थी। बीए के बाद रोली ने एमए में दाखिला ले लिया। आसना ने एक जॉब भी पकड़ ली थी। आसना के पिता के स्वर्गवास के बाद उसके भाई ने घर को संभाला था। अब आसना भाई के हाथ मजबूत करने को दृढ़ प्रतिज्ञ थी। अपनी शादी की बात उसने भुला दी थी। जब तक बिना दहेज कोई शादी का प्रस्ताव नहीं आता, मैं विवाह नहीं करूंगी। भैया ने इस लायक बनाया, यही क्या कम है। रोली अब उन पर और बोझ डालना ठीक नहीं है ना। कितनी बार रोली सोचती, काश उसके भैया भी आसना के भाई जैसे होते। मंदिर की आरती से रोली की तंद्रा टूटी। दृढ़ निश्चय के साथ आंसू पोंछ रोली उठ खड़ी हुई। इस समय आसना की उसे सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। 30 मिनट बाद रोली ने डोर की घंटी बजाई। दरवाजा खोलते ही
उड़े उड़े चेहरे, अस्त व्यस्त वेशभूषा के साथ खड़ी रोली को देख आसना सिहर उठी। अरे रोली, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? सब बताती हूँ आसना, पहले अंदर तो आने दो। रोली को अंदर आने की राह दे आसना ने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक कप चाय मिलेगी आसना? अभी लाई। रोली को चाय थमाती आसना की सवाल पूछती निगाहें उसके मुख पर जमी हुई थी। एक घूंट चाय गले से नीचे उतार रोली ने आसना को जवाब दिया। भैया नहीं रहे आसना। क्या? कब? कैसे? बता पाना उतना आसान नहीं, तुझे मेरी मदद करनी होगी। तू बता तो सही, क्या हुआ? मोहिता भाभी को पुलिस ले गई है। क्या? हाँ आसना, भैया के बलात्कार से बचने के लिए उसने डंडे से उनके सिर पर वार किया और भैया। हे भगवान, ये क्या किया भाभी ने? वही जो बहुत पहले उन्हें करना चाहिए था। ये तू क्या कह रही है रोली? तू होश में तो है? पूरे होश में तो अब आई हूँ। मोहिता भाभी को अपने हिस्से की आज़ादी मिलनी ही चाहिए। तेरे भाई की उन्होंने हत्या की है और तू? हाँ आसना, उन्होंने हत्या नहीं की, अपनी असहनीय यातना का अंत किया है। बलात्कार के विरुद्ध रक्षा का अधिकार स्त्री को है ना। रोली, तू ये कैसी भाषा बोल रही है? आसना का मुंह विकृत हो उठा था। बलात्कार का मतलब जानती है ना? हाँ आसना, मेरी मोहिता भाभी हमारे घर के जेल में बंद हो चुकी थी। भाभी ने सब अपनी नियति मान स्वीकार कर लिया था। वैसे भी वो जा भी कहाँ सकती थी, उनके लिए तो सारे दरवाजे बंद थे। भैया की शादी ही क्यों की गई रोली? आसना ने पूछा तो रोली सिहर उठी थी। माँ पिताजी को उनके कुछ शुभचिंतकों ने सलाह जो दी थी कि भैया शादी के बाद ठीक हो सकते हैं। उन्होंने तो अनगिनत उदाहरण भी दे डाले थे। तू तो जानती है आसना, जिस देश में लड़कियां 30-40 रुपयों में बेची जा सकती हैं, वहाँ एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक जीवन बलि चढ़ गया। अफसोस यही है कि इस त्रासदी की साजिश में मैं भी सहभागी हूँ। अपना विरोधी स्वर ऊंचा क्यों न उठा सकी। काश भाभी की शादी एक मजदूर से हो जाती तो वह कितनी सुखी होती। उनके चाचा तेरे भैया की दिमागी हालत जानते थे रोली? बहुत अच्छी तरह जानते थे आसना। उन्होंने अनाथ भाई की बेटी के लिए घर और वर दोनों दे दिए। धन्य है ऐसे चाचा। ऐसे ही धर्मात्मा लड़की को शादी का लाइसेंस दिला उस पर बलात्कार की खुली छूट देते हैं। धिक्कार है ऐसे चाचा पर। मुझे मिल जाए तो जान से मार डालूं। आसना उत्तेजित हो उठी थी। कभी तो ऐसा लगता है आसना कि ये सारी दुनिया बलात्कारियों से भरी पड़ी है। शराफत के मुखौटे लगाए ये समाज में खुले घूमते हैं। जहाँ मौका मिला नहीं कि मुखौटा उतार फेंकते हैं। तू ही सोच, माँ को 8 बच्चों की माँ बनाने में क्या पिताजी ने उनकी खुशी नाखुशी देखी होगी? ना जाने कितनी बार उन्हें जबरन वो सब कुछ झेलना पड़ा होगा। एक माँ ही क्यों, घर घर की यही कहानी है। औरत दिन भर घर की चक्की में पिस चूर चूर हो जाए, पर पति की इच्छा के आगे उसे समर्पण करना ही पड़ता है। इच्छा विरुद्ध जबरदस्ती क्या बलात्कार नहीं है आसना? रोली की आंखें जल उठी थी। मोहिता भाभी के साथ वही हुआ है। पता नहीं भाभी का यह सोचा समझा निर्णय था या सब कुछ अचानक घट गया। सच तो ये है, कई बार मेरे दिल में भी भैया को ख़त्म करने की बात आई थी, पर उस ख्याल को हमेशा जबरन परे कर दिया। भाभी का प्रतिरोध उनकी शक्ति के सामने ठहर नहीं सकता था। शायद पिछले 2-3 दिनों से भैया के आक्रमणों से घबराकर भाभी रात में बाहर से उनका कमरा बंद कर स्वयं बरामदे में सो जाती थी। उस दिन भैया उनसे पूरा बदला ले रहे थे। रात में भैया की गालियों की बौछार सब सुनते थे। कहाँ भाग गई? इधर आ, खोल मेरा कमरा। वह जो कुछ कहते बता पाना कठिन है आसना। माँ ने भाभी को उनके कमरे में सोने को जब विवश करना चाहा तो मैं झल्ला पड़ी थी। माँ, तुम लाख चाहो, भैया को भाभी ठीक नहीं कर सकती। पिक्चरों में दिखाई कहानियाँ हमेशा सच नहीं होती। अच्छा हो हम लोग उन्हें अकेला छोड़ दें। वह भैया की भलाई के लिए भी तो उन्हें अपने से अलग रख सकती हैं ना। हाँ, उस दिन मोहिता भाभी की दहशत भरी चीखों पर जब तक सारा घर पहुंचा, खून से लथपथ भैया
अंतिम सांसें ले रहे थे और बदहवास मोहिता भाभी ने दौड़कर अपने को कमरे में बंद कर लिया था। कुछ दिन पहले सुमित्रा ताई ने ठीक कहा था, सुरेश के पास बहू को अकेले नहीं भेजना, किसी के साथ भेजो या सुरेश के हाथ पांव बांध कर रखो, वरना कुछ भी हो सकता है। मुझे तो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। रोली की माँ को ताई की वो बात कितनी बुरी लगी थी, पर सच तो ये था कि भैया की दिन ब दिन खराब होती दिमागी हालत उन्होंने भांप ली थी। हम लोग उन्हें झेलने के अभ्यस्त हो चुके थे, शायद इसीलिए फर्क पता नहीं लगता था। सच कहूँ आसना, पिंजड़े में बंद खूंखार जानवर के सामने भाभी को हम सब परोसते रहे, इस उम्मीद में कि शायद भैया ठीक हो जाएंगे। रोली का स्वर कड़वा आया था। मोहिता भाभी को पुलिस में किसने दिया है रोली? सब कुछ इतना अचानक घटा कि किसी को होश ही नहीं था। पड़ोस के कल्लू ने फोन करके पुलिस बुला ली थी। उत्तेजित पिताजी ने भाभी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। कोख जाए के लिए माँ पिताजी विकल थे, जिसकी जिंदगी मौत से बदतर थी, जिसके मरने की मन ही मन सब कामना करते थे। मौत के बाद वह कितना प्रिय हो उठा था सबका, बता नहीं सकती। बेचारी भाभी, उनका क्या होगा? उन्हीं की मदद हमें करनी है आसना। मैं भरी अदालत में भाभी के ऊपर हुए अत्याचारों को बताऊंगी। वे निर्दोष हैं, दोषी हम लोग हैं जिन्होंने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है। एक बार फिर सोच ले, तेरे इस फैसले का माँ पिताजी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अच्छा हो उन्हें ही समझा, शायद गुस्सा ठंडा होने पर वे भाभी को माफ़ कर दें। आसना गंभीरता से बोली। उन्हें समझा पाना असंभव है आसना। बेटी की मौत से वे बदले की आग में जल रहे हैं, पर मैं भाभी को इस आग में नहीं जलने दूंगी। ये मेरा पक्का फैसला है। भावुकता नहीं, उन्हें न्याय दिलाकर ही रहूंगी। मैं उन्हें अपने पास रखूंगी, उसके लिए किसी का भी विरोध सह सकती हूँ मैं, पर भाभी के प्रति प्रायश्चित तो करना ही है। वह अपने पांवों पर खड़ी हो जाएं, यही मेरा उद्देश्य है। तू मेरा साथ देगी ना आसना? मैं तुझसे कब अलग रही हूँ रोली? बता क्या करना होगा? उत्तेजित रोली को मुग्ध दृष्टि से ताकती आसना के स्वर में दृढ़ निश्चय था। सबसे पहले हमें एक वकील करना है। भाभी को तुरंत जमानत पर छुड़ाना जरूरी है। एक बात और, अभी मेरे पास भाभी को रखने की कोई जगह नहीं है। उन्हें अपने घर पर रख सकोगी आसना? मुझे कॉलेज में जॉब मिल रही है, वहीं क्वार्टर भी मिल जाएगा, तब तुझे परेशान नहीं करूँगी। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है रोली, पर तेरी नौकरी पर भाभी की वजह से कोई आँच ना आ जाए। आसना शंकित थी। नहीं, उसके लिए मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। कॉलेज की प्राचार्या मेरे जीवन के इस कड़वे सत्य से अच्छी तरह परिचित हैं। सच कहूँ तो उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत दी है, वरना मैं अपनी कुंठाओं में जकड़ शायद कुछ कर ही ना पाती। उन्होंने मेरी कुंठाएं दूर कर मुझे आत्मविश्वास से भर दिया है। तब क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें? वही किसी अच्छे वकील की व्यवस्था कर देंगी। उनका अनुभव हमारे लिए जरूरी है रोली। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी अपने इस फैसले के बाद वापस घर तो लौट नहीं सकती। मेरे रहने की भी उन्हें ही व्यवस्था करनी होगी। मुंह पर आई उत्साह की चमक के साथ रोली प्राचार्य के घर जाने को उठ खड़ी हुई थी। रोली के अथक प्रयास से मोहिता भाभी जेल से बाहर आ गई थी। लगभग 1 साल तक माँ पापा भाभी से नाराज थे। आखिर उन्हें भी अपनी भूल का एहसास हो गया। रोली और मोहिता को घर वापस लाने वह रोली के क्वार्टर गए। मोहिता भाभी पिताजी के पैरों में गिरकर रोने लगी। बिन माँ बाप की मोहिता भाभी को पिताजी ने स्नेह से उठा लिया। माँ हाथ जोड़ते हुए भाभी से माफ़ी मांगने लगी। बेटी, मुझे माफ़ कर दे। माँ और भाभी दोनों अनकहे शब्दों के साथ लिपट कर रोने लगी। यह सब देखकर रोली आसमान की तरफ देख भगवान को थैंक यू बोल रही थी। सबकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। कुछ दिनों बाद एक ही मंडप में रोली और मोहिता दोनों की शादी हो रही थी। मोहिता आसना की भाभी बनने जा रही थी। आसना के भाई ने आगे बढ़कर मोहिता भाभी का हाथ मांगा था। देर ही सही, पर मोहिता भाभी का दामन भी खुशियों से भर उठा था। तो बस आज की कहानी में इतना ही।
कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।